आज जो है हम लोग स्क्रीन शेयर हो रही होगी, यानी कि बोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा। आज हम लोग को इतिहास लिखना है, ठीक है। शुरुआत करना है हिंदी साहित्य का इतिहास, और तो चलेंगे, सब लोग तैयार रहेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास की अगर बात किया जाए तो पढ़े तो सभी लोग हैं। कुछ इम्पोर्टेंट चीजें जो आपके नोट्स में ना हो वो मिल सकती है, तो आप सीरियल नंबर से लिखेंगे, ठीक है, पूरे क्रम वाइज। जैसे जैसे हम बोलते जाएंगे या मैं लिखूंगा भी, कुछ शब्द होंगे जो लिखूंगा, ऐसी बात नहीं है। तो साहित्य की, हिंदी साहित्य का इतिहास की अगर बात किया जाए तो उसकी व्युत्पत्ति की इति धन हास, या इति धन हा धन हास भी, आस भी कह सकते हैं। तो 3 भागों में भी उसको बांट सकते हैं और 2 भाग में भी। 1 मिनट। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, स्टेशन पर है, ठीक है। हाँ, तो देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, इसकी व्युत्पत्ति लिखेंगे। व्युत्पत्ति हुई तो व्युत्पत्ति जो है कि धन आस, इस टाइप से अगर इसको बनाया जाए तो इति धन हा धन आस बनेगा। और इति का देखें तो इति का अर्थ क्या हो जाएगा, ऐसा। और ह का अर्थ हो जाएगा निश्चित। निश्चित होगा हमारा ठीक। आस का अर्थ हो का ये घटित हुआ। इसको मैं कट करके इधर लिख देता हूं। थोड़ा था या हुआ, था या घटित हुआ, इसका अर्थ अगर देखा जाए तो इति मतलब हो गया ऐसा, और ह का मतलब निश्चित रूप से या निश्चित ही, और आस का मतलब हो गया कि था या घटित, यानी ऐसा निश्चित रूप से घटित हुआ था, ठीक है, या ऐसा निश्चित रूप से था। तो इतिहास का मतलब यही होता है कि जो घटनाएं बीत चुकी है वो निश्चित रूप से ऐसी ही थी। बहुत से विद्वानों ने इसकी परिभाषा भी दिया है कि इतिहास की परिभाषा क्या होती है, क्या होगी इतिहास की परिभाषा। तो अगर परिभाषा की अगर हम बात करें तो कुछ विद्वानों की हम परिभाषा भी लिखेंगे कि कौन कौन विद्वानों ने क्या क्या परिभाषा भी दिया है, ठीक है। तो लिखेंगे आप कि इतिहास की परिभाषा, ये तो शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर रहा था कि ऐसे ही घटित हुआ होगा, तो ऐसे ही घटित हुआ होगा तो उसको हम इतिहास कह देंगे नहीं। उसका कुछ रूल बनाया गया कि आखिर इतिहास कहेंगे किसे।
तो इतिहास की यहाँ पे परिभाषा लिखेंगे, इतिहास की परिभाषाएं। इतिहास की परिभाषाएं। तो जो इतिहास के जो जनक हैं, यहाँ थोड़ा इतिहास से जोड़ के लिख लीजिए। विश्व इतिहास के जनक, विश्व इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। विश्व इतिहास के जनक हेरोडोटस माने जाते हैं। ठीक है, हेरोडोटस माने जाते हैं। और उनकी एक पुस्तक है, तो लिखेंगे उनकी पुस्तक है, उनकी पुस्तक है, उसका नाम है हिस्टोरिका। ठीक है, तो विश्व इतिहास के जनक हेरोडोटस माने जाते हैं, उनकी पुस्तक है हिस्टोरिका। इन्होंने इतिहास की परिभाषा दिया है। तो इन्होंने इतिहास की परिभाषा, इस बुक में एक इतिहास की परिभाषा हेरोडोटस ने दिया है। तो लिखेंगे इन्होंने इतिहास की परिभाषा दिया है। अब परिभाषा इन्होंने क्या दिया उसको लिखेंगे नीचे, इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे कि सत्य घटनाओं का उन्होंने परिभाषा दिया। देखिए, अब परिभाषा मतलब इतिहास कहेंगे किसे, तो ये चीज उन्होंने बताया कि सत्य घटनाओं, सत्य घटनाओं का क्रम, सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है। ये किसने कह दिया? तो हेरोडोटस ने कहा। किस पुस्तक में? हिस्टोरिका में। यानी हेरोडोटस ने अपने हिस्टोरिका में जो है इतिहास की परिभाषा लिखा कि सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या है? इतिहास है, या क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है। ठीक है, इन्होंने, हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया में इस परिभाषा को दिया। तो ये तो विश्व के हैं, ये तो क्या है? विश्व के हैं। बात भारत की अगर करें तो लिखेंगे भारत में इतिहास के जनक, भारत में इतिहास के जनक महर्षि वेद व्यास। भारत में इतिहास के जनक महर्षि वेद व्यास हैं। उनके द्वारा रचित महाभारत भारत में इतिहास का प्राचीनतम ग्रंथ है। इन्होंने परिभाषा दिया है, महर्षि वेद व्यास ने परिभाषा दिया है। नीचे लिखेंगे कि इन्होंने परिभाषा दिया है। क्या दिया इन्होंने परिभाषा? ये परिभाषा आप नहीं जानेंगे तो भी चलेगा। इन्होंने एक परिभाषा दिया, क्या दिया उसको लिखते हैं। धर्मार्थ काम मोक्षणा। तो इन्होंने एक परिभाषा दिया,
धर्मार्थ कामोक्षणाम उपदेश समन्वितम। दूसरी लाइन है पूर्ववृत्त सत्याख्यान सत्याख्यानम इति इतिहासमुच्यते। ठीक है, इन्होंने परिभाषा दिया, किसने? महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में इतिहास की परिभाषा उन्होंने लिखा कि धर्मार्थ कामोक्षणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्त सत्याख्यानम इति इतिहासमुच्यते। ठीक है, ये परिभाषा इन्होंने दिया, किसमें? तो महर्षि वेदव्यास ने दिया। तो ये भी परिभाषा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि इतिहास हमारे यहाँ कहाँ किसने परिभाषा दिया, और पहला इतिहास यानी प्राचीनतम इतिहास ग्रंथ कौन माना जा सकता है? तो महाभारत माना जा सकता है। ठीक है, अब जो अगले विद्वान हैं उनके देखेंगे। कर्नल जेम्स टॉड, लिखेंगे कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज क्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो ये लिखेंगे द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 ईस्वी। तो नहीं, इसका डेट हटा दीजिए, डेट मत लिखिए, डेट गलत हो सकता है। इतना लिखिए, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये एक पुस्तक उन्होंने लिखा, किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने। ठीक है, किसने लिखा? तो कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, ये इनकी क्या है? पुस्तक है। इस पुस्तक में उन्होंने परिभाषा दिया। तो उन्होंने परिभाषा क्या दिया? तो लिखिए, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में परिभाषा दिया। क्या दिया? उसको लिखेंगे। उन्होंने एक परिभाषा दिया कि अतीत की घटनाओं को वर्तमान के
संदर्भ वर्तमान के संदर्भ में समझना ही इतिहास है। तो इन्होंने परिभाषा दिया कि अतीत की घटनाओं को वर्तमान के संदर्भ में समझना ही क्या है, इतिहास है। किसने दिया? तो कर्नल टाड ने दिया था। ठीक है, कर्नल टाड कह सकते हैं शॉर्टकट में, या कर्नल जेम्स टाड कह सकते हैं। ठीक है, कार्लाइल ने भी परिभाषा दिया। एक विद्वान है कार्लाइल, तो इनका नाम है, अगले जो विद्वान है इनका नाम है कार्लायल। कार्लायल भी कह सकते हैं, या इनका नाम ऐसे भी आ सकता है कार्लाइल। कार्लाइल भी आ सकता है। कार्लायल या कार्लाइल ने परिभाषा दिया, तो इन्होंने क्या परिभाषा दिया उसको देखते हैं। ने परिभाषा दिया, इन्होंने परिभाषा दिया। आवाज जा रही है आप लोगों के यहाँ क्लियर ना? जी सर। ठीक है, उन्होंने परिभाषा दिया, इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है, इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। ठीक है, इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जो दृष्टांतों के माध्यम से क्या देता है, शिक्षा देता है। ये कार्लाइल का क्या है, परिभाषा है। ये विदेशी विद्वान है। एक विद्वान आते हैं तेन ने भी परिभाषा दिया, और बहुत अच्छा परिभाषा दिया है तेन ने। तो उनको देखते हैं, जो तेन नामक है, आप लोग लिख लिए होंगे इसे। तो हाँ सर, लिख लिया। तेन नामक एक विद्वान है, फ्रांसीसी विद्वान है ये तेन का नाम आप सुने ही होंगे। तो तेन जो है वो कैसे विद्वान है, फ्रांसीसी विद्वान है। ठीक है, तो तेन फ्रांसीसी विद्वान है। तो इन्होंने परिभाषा दिया है, तो इनके बारे में थोड़ा लिख लीजिए। तेन और कोष्ठ में फ्रांसीसी, इनके बारे में लिखेंगे। आधुनिक युग के जनक आधुनिक युग के जनक माने जाते हैं। जो आधुनिक युग है उसका ये क्या है, जनक माने जाते हैं। आधुनिक युग के जनक माने जाते हैं। इन्होंने इतिहास लेखन में आधुनिक युग के जनक माने जाते हैं। इन्होंने इतिहास लेखन में 3-4 शब्द ऐड किए हैं। तो उसको देखेंगे। ये नहीं लिखना है कि 3-4 शब्द ऐड किए हैं, उसको
इसको लिखना है। लेखन में जाति कामा वातावरण, ये पूछा जा सकता है आपसे, तो इसीलिए इसको ध्यान दीजिएगा। जाति कामा वातावरण तथा क्षण, क्षण, ठीक है। जाति, वातावरण तथा क्षण को विशेष महत्व दिया है, को विशेष महत्व दिया है। ये तीन आपको शब्द एकदम क्लियर रखना है कि जाति, वातावरण और क्षण को ही उन्होंने विशेष महत्व दिया है। तथा इतिहास लेखन में, तथा इतिहास लेखन में, तथा इतिहास लेखन में विधेयवादी, विधेयवादी पद्धति, विधेयवादी पद्धति का समावेश सबसे पहले टेन ने ही किया, सबसे पहले टेन ने ही किया। इतिहास की परिभाषा टेन ने इतिहास परिभाषा इस प्रकार देते हैं, इस प्रकार हैं। तो किस प्रकार देते हैं इसको देखते हैं। इन्होंने दिया इतिहास की परिभाषा इस प्रकार देते हैं या इस प्रकार दिए, लिखेंगे इन्वर्टेड कामा में। इन्होंने क्या परिभाषा दिया? किसी विशेष जाति की, किसी विशेष जाति की वातावरण से प्रभावित, वातावरण से प्रभावित, वातावरण से प्रभावित क्षण विशेष में, क्षण विशेष में, क्षण विशेष में घटित घटनाएं, घटित घटनाएं, घटनाएं जो वर्तमान में ही, जो वर्तमान में ही, जो वर्तमान में ही मानव प्रवृत्तियों की, मानव प्रवृत्तियों की है, नियामक है का। हेलो सर, आवाज कट रही है। मानव प्रवृत्तियों की नियामक है, बद्ध अध्ययन ही इतिहास है। क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है।
क्या है? इतिहास है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि किसी विशेष जाति की वातावरण से प्रभावित क्षण विशेष से घटित घटनाएं जो वर्तमान में ही मानव प्रवृत्तियों की नियामक है, उसी का, यानी उसका नहीं लिखना है, केवल का ही लिखना है, का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है। ठीक है, तो ये किसने दिया? ये टेन ने दिया था। टेन महोदय फ्रांसीसी है। ठीक है, और इन्होंने जोर दिया कहाँ पे? जाति पे, और कहा वातावरण पे, और कहा क्षण विशेष पे। इस क्षण को क्षण विशेष भी कह सकते हैं, अगर चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्षण विशेष, कोई बात नहीं, क्षण विशेष भी लिख सकते हैं, नहीं तो क्षण भी। क्षण का मतलब क्या है? क्षण का मतलब जो है तत्काल, उस समय का, तो क्षण विशेष हो गया। वातावरण, उस समय के वातावरण, और जाति मतलब एक जाति, समूह, वर्ग। ठीक है, तो जाति मतलब जाति। अगले एक विद्वान है जिसको आप जानते होंगे, डार्विन। डार्विन जो जिराफ की परिभाषा देते हैं, जो जिन्होंने जिराफ को परिभाषित किया कि आखिर कैसे लड़ करके संघर्ष करता है, तो उसी संघर्ष को आधार पर उन्होंने एक परिभाषा निकाला है। चार्ल्स डार्विन ने इतिहास की परिभाषा दिया है, तो लिखेंगे चार्ल्स डार्विन। इनका नाम है चार्ल्स। हाँ, इन्होंने भी इतिहास का परिभाषा दिया, उन्होंने कि इतिहास कैसे आगे बढ़ा। ठीक है, तो उन्होंने भी इतिहास की परिभाषा दिया। चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने इतिहास को परिभाषित करते हुए कहा, यहाँ लिख सकते हैं, चार्ल्स डार्विन ने इतिहास को परिभाषित करते हुए कहा कि, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, सृष्टि का बाह्य विकास, इन्होंने परिभाषा दिया कि सृष्टि का बाह्य विकास सृष्टि का बाह्य विकास उसके सृष्टि का बाह्य विकास उसके आंतरिक विकास का आंतरिक विकास का परिणाम है। आंतरिक विकास का परिणाम है। किसी भी कार्य के पीछे, किसी भी कार्य के पीछे, किसी भी कार्य के पीछे उसके घटित होने के, उसके घटित होने के, उसके घटित होने के निश्चित कारण होते हैं। निश्चित कारण होते हैं। निश्चित कारण होते हैं। प्रकृति के विकास में प्रकृति के विकास में प्रकृति के विकास में कार्य कारण श्रृंखला, कार्य कारण श्रृंखला, कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान है। कार्य कारण श्रृंखला क्या है? विद्यमान है, सॉरी विद्यमान रहती है, लिख दीजिए।
विद्यमान रहती है। इसी कार्य कारण श्रृंखला को इसी कार्य कारण श्रृंखला को इसी कार्य कारण श्रृंखला को समझना तथा आंतरिक विकास प्रक्रिया को आंतरिक विकास प्रक्रिया को ज्ञात करना इतिहास है। ठीक है। सृष्टि का बाह्य विकास उसके आंतरिक विकास का परिणाम है। किसी भी कार्य के पीछे उसके घटित होने के निश्चित कारण होते हैं। प्रकृति के विकास में कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान रहती है। इसी कार्य कारण श्रृंखला को समझना तथा आंतरिक विकास प्रक्रिया को ज्ञात करना ये क्या है? इतिहास है। ठीक है। चार्ल्स डार्विन ने यह परिभाषा दिया था। अब आते हैं, अब बहुत बाहरी विद्वानों का हमने लिख लिया, थोड़ा अब भारतीयों वाले पे लिखते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल ने भी इतिहास लिखा है, इतिहास का परिभाषा दिया, तो उनको देखते हैं उन्होंने क्या परिभाषा दिया है। ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल ने परिभाषा दिया है कि, यहाँ लिखेंगे रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने परिभाषा दिया है कि, तो इन्होंने क्या परिभाषा दिया? इन्होंने परिभाषा ये दिया कि प्रत्येक युग, अंडरलाइन इनोडेट का नाम लिखेंगे, इन्होंने लिखा कि प्रत्येक युग का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। का संचित प्रतिबिंब है। ठीक है। प्रतिबिंब होता है। तो इन्होंने लिखा प्रत्येक युग का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह चित्तवृत्ति क्या होती है? हमेशा मनुष्य की बदलती रहती है। यह चित्तवृत्ति बदलती रहती है। यह चित्तवृत्ति बदलती रहती है। बदलती हुई चित्तवृत्तियों के बदलती हुई
चित्तवृत्तियों, बदलती हुई चित्तवृत्तियों के साथ साहित्य परंपरा का सामंजस्य दिखाना ही इतिहास है। ठीक है। इन्होंने कहा प्रत्येक युग का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह चित्तवृत्ति बदलती रहती है और बदलती हुई चित्तवृत्तियों के साथ साहित्य परंपरा का सामंजस्य दिखाना ही क्या होता है? इतिहास होता है, या वही इतिहास है। तो ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ठीक है। अगले जो विद्वान है उन्होंने कहा, अगले विद्वान हमारे डॉक्टर नागेंद्र है, उन्होंने भी परिभाषा दिया। और चूंकि शुक्ल की ही परंपरा में उन्होंने भी इतिहास को लिखा, इन्हीं की मान्यताओं को उन्होंने क्या किया है, या इन्हीं के इतिहास को उन्होंने संपादित किया है, एक प्रकार से कह सकते हैं। तो कुछ उन्होंने संशोधन किया है या कुछ ऐड किए हैं अपने तरीके से, लेकिन है हूबहू रामचंद्र शुक्ल का ही इतिहास। तो इसमें देखते हैं संपादित इतिहास ग्रंथ है इनका, तो उसमें इन्होंने परिभाषा दिया डॉक्टर नागेंद्र ने। किसने? डॉक्टर नागेंद्र। डॉक्टर नागेंद्र ने परिभाषा दिया, क्या देते हैं? कहते हैं बदलती हुई अभिरुचियों। बात वही है, बस शब्द बदल दिए हैं थोड़ा सा। बदलती हुई अभिरुचियों बदलती हुई अभिरुचियों एवं संवेदनाओं का इतिहास ही संवेदनाओं का इतिहास ही साहित्य इतिहास है। जिनका सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से है। तो इन्होंने ये परिभाषा दिया कि बदलती हुई अभिरुचियों एवं संवेदनाओं का इतिहास ही साहित्य इतिहास है, जिनका सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से है। ये परिभाषा डॉक्टर नागेंद्र ने दिया है। ठीक है। अगले जो इतिहासकार है उन्होंने परिभाषा दिया, उनका नाम है राम स्वरूप चतुर्वेदी। किसने दिया?
राम स्वरूप चतुर्वेदी। इन्होंने जो इतिहास ग्रंथ लिखा था हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, उसमें इन्होंने परिभाषा दिया। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने परिभाषा दिया है, क्या दिए कि मानवीय संवेदनाओं का, इन्होंने परिभाषा दिया मानवीय संवेदनाओं मानवीय संवेदनाओं का क्रमिक विवरण साहित्य इतिहास है। साहित्य इतिहास है। तो मानवीय संवेदनाओं का क्रमिक विवरण ही क्या है? साहित्य इतिहास है। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने परिभाषा दिया था रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कि मानवीय संवेदनाओं का क्रमिक विवरण साहित्य इतिहास है। एक और देखते हैं, फिर हम और भी लोग हैं जिन्होंने इतिहास की परिभाषा दिया है साहित्य की, तो उसको हम आगे देखेंगे, लेकिन आदिकाल से पहले ही देखेंगे। ठीक है, थोड़ा क्योंकि ज्यादा हो जाएगा एक ही जगह परिभाषा हम और आगे लिखते हैं। कई लोगों की है अभी परिभाषा बची हुई है, यहाँ तक कि पंत और निराला, इधर भी ये लोग भी परिभाषा दिए हैं, तो इनकी भी परिभाषाएं हम देखेंगे। ठीक है, तो एक और परिभाषा फिलहाल लिख लेते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह का। डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह की परिभाषा है, लिख सकते हैं कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने परिभाषा दिया। और ये परिभाषा कहाँ दिए हैं वो भी लिख लीजिए कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने परिभाषा दिया है अपने निबंध साहित्य, एक निबंध है इनका, साहित्य और युग। साहित्य और युग ये लिखा गया था 1984 ईस्वी में। हाँ, तो यहाँ लिख सकते हैं कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने परिभाषा दिया है अपने निबंध साहित्य और युग में। ठीक है, साहित्य और युग में। तो इन्होंने परिभाषा क्या दिया, उस परिभाषा को लिखेंगे नीचे नोटेड कामा में, लिख देते हैं ये कि सत्य घटनाओं को युग सापेक्ष बनाकर प्रस्तुत करना इतिहास है। ये जो परिभाषा है ये बच्चन सिंह ने दिया है कि सत्य घटनाओं को युग सापेक्ष बनाकर प्रस्तुत करना क्या है? इतिहास है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इतिहास की परिभाषा कुछ विद्वानों के द्वारा हमने देखा। और भी इतिहास की परिभाषाएं हैं जो हम आगे लिखवाएंगे। ठीक है, फिलहाल इतना ही लिखेंगे। अब चलते हैं हम इतिहास लेखन की पद्धतियां पर कि कौन कौन सी पद्धतियां थी इतिहास लिखने की और किसने उन पद्धतियों को अपनाया, किन किन लोगों ने।
तो वहां चलते हैं। आप लोगों की आवाज जा रही है ना क्लियर? जी सर आ रही है। जी अच्छा ठीक है। क्लास रिकॉर्ड भी हो रहा है ना? क्लास देख लीजिएगा, मैं शायद भूल तो नहीं गया। जी सर रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो हम अब देखने वाले हैं इतिहास लेखन की पद्धतियां कि कौन कौन सी इतिहास लेखन की पद्धतियां रही हैं। ठीक है, इतिहास लेखन की इतिहास लेखन की पद्धतियां। तो इतिहास लेखन की पद्धतियां कौन कौन सी रही? तो पहले तो पद्धतियों को लिख लेते हैं सीरियल नंबर से। पहली जो पद्धति है वर्णानुक्रम पद्धति। पहली जो पद्धति है वो कौन सी है? पहली जो पद्धति है वो कौन सी है? वर्णानुक्रम पद्धति। और दूसरी जो पद्धति है कालानुक्रम पद्धति। तो दूसरी जो पद्धति है कालानुक्रम पद्धति है, पहली जो है वर्णानुक्रम पद्धति है, और तीसरी पद्धति की अगर हम बात करें तो आलोचनात्मक पद्धति। आलोचनात्मक पद्धति। और चौथी अगर पद्धति की अगर हम बात करें तो वैज्ञानिक पद्धति। और पांचवी पद्धति की अगर हम बात करें तो विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति। और 6 नंबर की पद्धति की अगर हम बात करें तो समाजशास्त्रीय। तो ये हमारे पास 6 प्रकार की पद्धतियां थी। ठीक है, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति और आलोचनात्मक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, विधेयवादी पद्धति और समाजशास्त्री पद्धति। तो चलते हैं एक एक को लिखते हैं कि इनकी विशेषता क्या रही है। तो पहला लिखेंगे वर्णानुक्रम पद्धति। ठीक है, पहला लिखेंगे वर्णानुक्रम पद्धति। इसमें लिखेंगे, इसका संधि विच्छेद लिख लेंगे, वर्ण और धन अनुक्रम। मतलब वर्णों के क्रम के अनुसार। ठीक है, वर्ण के क्रम के अनुसार। तो अंग्रेजी और किस वर्ण के? हिंदी वर्ण के नहीं, अंग्रेजी वर्ण के। जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसके क्रम के अनुसार। ठीक है, तो वर्ण प्लस अनुक्रम, ये इसका क्या है? संधि विच्छेद हो गया। नीचे से लिखेंगे यह इतिहास लेखन की सबसे प्राचीन पद्धति है। यह इतिहास लेखन की
सबसे प्राचीन पद्धति है। इसमें रचनाकारों का परिचय वर्णमाला के वर्णों के अनुसार उनके क्रम में दिया जाता है। यह पद्धति सबसे भद्दी पद्धति है। बेकार और भद्दी पद्धति है, ऐसा भी लिख सकते हैं। यह पद्धति सबसे बेकार और भद्दी पद्धति है। भद्दी, ऐसे भद्दी लिख देंगे। बेकार और भद्दी पद्धति है। हिंदी साहित्य में इस पद्धति का प्रयोग गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर। तो गारसा दत्तासी ऐसे लिख लेंगे, गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर, ठीक है। तो गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने किया। बस इतना ही लिखना है। वर्णानुक्रम पद्धति है क्या? ये वर्णों के क्रम के अनुसार क्या होती है, चलती है, और इसका प्रयोग गारसा दत्तासी ने किया और शिव सिंह सेंगर ने किया, ठीक है। अगला पद्धति के बारे में विचार करते हैं। अगली जो हमारी पद्धति है वो है कालानुक्रम पद्धति। कौन सी पद्धति? कालानुक्रम पद्धति। दूसरी पद्धति आती है हमारी कालानुक्रम पद्धति। इसके बारे में बात करें। इसमें रचनाकारों का परिचय रचनाकारों के जन्म तिथि के आधार पर दिया जाता है। इसमें रचनाकारों का परिचय रचनाकारों के जन्म तिथि के आधार पर दिया जाता है। जन्म तिथि के आधार पर दिया जाता है। जन्म तिथि के आधार पर दिया जाता है। इसे परंपरागत पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस पद्धति के नाम से जाना जाता है? तो परंपरागत पद्धति। इसे परंपरागत पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। यह अमाननीय होते हुए भी अमाननीय होते हुए भी सबसे लोकप्रिय पद्धति है। सबसे लोकप्रिय पद्धति है। ये लोकप्रिय है, सबसे लोकप्रिय है, क्योंकि अमाननीय भी है, कोई मानता नहीं है, लेकिन फिर भी लोकप्रिय है। इसका प्रयोग सबसे पहले जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन भी लिखा मिलता है। कोई बात नहीं, यहाँ बीच में चाहे तो अब्राहम भी लगा सकते हैं।
ठीक है। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन नहीं लगाए तो ऐसे ही सही है, क्योंकि ये हर जगह मिलता है तो आपको सुविधा रहती है लिखने में भी और पढ़ने में भी। जॉर्ज ग्रियर्सन, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। फिर इनके बाद कौन किया? फिर मिस्र बंधुओं ने, फिर मिस्र बंधुओं ने किया। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया, फिर मिस्र बंधुओं ने किया। ठीक है। किस पद्धति का? तो कालानुक्रम पद्धति का। अगली पद्धति के बारे में बात करें तो अगली पद्धति जो हमारी है आलोचनात्मक पद्धति। ठीक है, आलोचनात्मक पद्धति। अगली जो हमारी पद्धति है आलोचनात्मक पद्धति है। आलोचनात्मक पद्धति, इसमें लिखेंगे रचनाकारों के परिचय के साथ अच्छा, नेटवर्क वीक होने की वजह से डिस्कनेक्ट हो रहा है, कोई बात नहीं है। हाँ, तो इसमें लिखेंगे रचनाकारों के परिचय के साथ साथ निजी मान्यताओं के आधार पर रचनाकारों का मूल्यांकन करना अथवा रचनाओं के गुण दोष बताना आलोचनात्मक पद्धति है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में इस पद्धति का सबसे पहले प्रयोग रामकुमार वर्मा ने किया। परंतु इसका सबसे पहला प्रयोग मिस्र बंधुओं के इतिहास ग्रंथ में भी देखा जा सकता है। परंतु इस पद्धति का पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं किया गया है, ऐसे लिखेंगे। परंतु इस पद्धति का पूर्ण रूप से मिस्र बंधुओं ने
अपनाया नहीं है। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, अपनाया नहीं है। इस पद्धति को पूर्ण रूप से मिस्र बंधुओं ने अपनाया नहीं। तो जब आपसे पूछेगा कि सबसे पहले आलोचनात्मक पद्धति, तो आप उन्हीं को बताएंगे। ठीक है, आलोचनात्मक इतिहास यानी राम कुमार वर्मा। अगर समावेश की बात करते कि सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो थोड़ा बहुत मिस्र बंधुओं ने क्या किया है आलोचना। तो आलोचना उनके इतिहास ग्रंथ में क्या होता है, मिलता है। ठीक है, नीचे नोट में लिख लेंगे, नोट में वहीं लिख लीजिए, नहीं तो कंफ्यूज होंगे आप। मिस्र बंधुओं का इतिहास ग्रंथ, नोट में लिख लेंगे, मिस्र बंधुओं का इतिहास ग्रंथ कालानुक्रम पद्धति पर ही लिखा गया है। आप ये नहीं सोचेंगे कि आलोचनात्मक पद्धति पर लिखा गया है, नहीं, आलोचनात्मक पद्धति पर नहीं है। ठीक है, मिस्र बंधुओं का इतिहास ग्रंथ कालानुक्रम पद्धति पर ही लिखा गया है। ठीक है, अगला जो हमारा इतिहास ग्रंथ है उसको देखते हैं। वैज्ञानिक पद्धति। लिखेंगे, वह पद्धति जिसमें भाषा के विकास क्रम, वह पद्धति जिसमें भाषा के विकास क्रम अथवा बदलती हुई प्रवृत्तियों के आधार पर रचनाकारों का परिचय, बदलती हुई प्रवृत्तियां ऐसे लिखेंगे, प्रवृत्तियों के आधार पर रचनाकारों का परिचय भाषा वैज्ञानिक पद्धति है। इस पद्धति में रचित हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ये किसने लिखा? गणपति चंद्र गुप्त। हाँ, ठीक। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, क्वेश्चन में लिख लेंगे गणपति चंद्र गुप्त। ठीक है, गणपति चंद्रगुप्त, क्वेश्चन में लिख लेंगे वहीं पे गणपति चंद्रगुप्त, क्वेश्चन बंद करके है। अगली जो पद्धति है उस पद्धति को देखें। विधेयवादी पद्धति, सॉरी ये नहीं होगी, विधेयवादी पद्धति। इस पद्धति की अगर हम बात करें तो इसके जनक 3 हैं, क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि इसके जनक कौन है। इसके जनक 3 हैं, ऐसे लिख लीजिएगा यहीं पे क्वेश्चन में। और नीचे लिखिए
यह इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। यह इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। यह इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। इसमें तुलनात्मक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए रचनाकारों का परिचय काल तथा प्रवृत्तियों के आधार पर काल तथा प्रवृत्तियों के आधार पर दिया जाता है। प्रवृत्तियों के आधार पर दिया जाता है। नीचे लिखेंगे दोहरा नामकरण इस पद्धति की दोहरा नामकरण इस पद्धति की मुख्य विशेषता है। हिंदी में इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल ने किया। आचार्य भी लगा सकते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, रामचंद्र शुक्ल ने किया है। ठीक है, यहाँ थोड़ा एक चीज लिख लेंगे, इसकी मेन विशेषता तीनों विशेषताओं की क्या मेन विशेषता रही है, तो लिख लेंगे नीचे विधेयवादी, ये लिखिए विधेयवादी और इस पर एरो लगा के लिखिए कालानुक्रम। एक तो इसको भी फॉलो करता है, कौन? विधेयवादी पद्धति। और क्या फॉलो करता है? प्रवृत्तियों पर भी फोकस करता है, इस पर तो मेन फोकस करता है, प्रवृत्तियां। और शुक्ल जी ने दोहरा नामकरण किया है, आप लोग को पता होगा। तो दोहरा नामकरण, इस तीनों को ऐसे लिख लेंगे, कालक्रम, कालानुक्रम, प्रवृत्तियां और दोहरा नामकरण, ये तीनों इसकी मेन विशेषता है। ठीक है, अगली जो पद्धति है उस पद्धति को देखें। तो अगली पद्धति है समाज शास्त्रीय पद्धति। इस पद्धति के जनक कौन है? भारत में किसने प्रयोग किया? समाज शास्त्रीय पद्धति। ये पद्धति हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखा, इतिहास ग्रंथ तो नहीं लिखे हैं लेकिन जो छोटे छोटे पार्टों में उन्होंने लिखा है वो समाज शास्त्रीय पद्धति है। तो इसमें लिखेंगे रचनाकारों का मूल्यांकन समाज पर डाले गए प्रभाव के आधार पर, समाज पर डाले गए प्रभाव, क्या प्रभाव?
समाज पर डाले गए प्रभाव के आधार पर करना समाज शास्त्रीय पद्धति है। करना समाज शास्त्रीय पद्धति है। हिंदी साहित्य में इस पद्धति का सबसे पहले प्रयोग आचार्य लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। ठीक है, तो ये रही पद्धतियां। इसके बाद हमारा आता है कि आखिर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन शुरुआत कहाँ से हुआ, कहाँ से शुरू हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना। तो किसने शुरू किया आखिर की। चलिए हिंदी में जो भी इतिहास ग्रंथ जो भी साहित्य लिखे गए हैं उनको हम इकट्ठा करते हैं, कौन लिखा, किसने पहले लिखना शुरू किया हिंदी में। तो इन सब चीजों का वर्णन करना किसके मन में आया होगा सबसे पहले, और किसने शुरू किया इस बात को। ठीक है, तो इसके लिए हम एक हेडिंग लिखेंगे, हिंदी में इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी में इतिहास लेखन की परंपरा। शुरुआत कहाँ से हुई, किसने किया। ठीक है, तो सबसे पहले जो है यहाँ के विद्वान नहीं कर पाए, इनके मन में ये बात नहीं आई। ठीक है, तो फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी के मन में ये बात आया कि वहाँ के लेखकों के बारे में कुछ लिखा जाए कि कौन कौन लेखक हैं, क्या लिखते हैं, क्या रचना किए हैं। ठीक है, तो ये एक देश से बाहर बैठा एक व्यक्ति या विद्वान, उसने पहल किया, उसने शुरू किया लिखना। और कहाँ के लिए, तो ये यहाँ भारत की जो हिंदी भाषा है उसका इतिहास लिखना, वो विदेश में बैठ करके लिखना शुरू किया। तो जब विदेश में बैठ करके लिखेगा तो विदेश जैसा ही लिखेगा, क्योंकि जब यहाँ रह करके लिखेगा तो सही लिखेगा। विदेश से बैठे हैं तो आप सुन करके, पूछ करके या वहाँ का जान करके तो आप उतना गहराई से डिटेल नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो यही बात हुई कि गार्सा द तासी जो है गहराई से नहीं समझ पाए, और उन्होंने उर्दू के लेखकों की ज्यादा संख्या बता दी कि बहुत सारे उर्दू के लेखक हैं, हिंदी के तो बहुत कम है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए उन्होंने बताया क्योंकि वो यहाँ नहीं थे, वो बाहर से लिख रहे हैं। तो पूरा डिटेल, जब बाहर से आप दूर से लिख रहे हैं तो पूरा डिटेल आप अच्छी तरीके से उसके बारे में आपको डिटेल नहीं मिल सकती, अच्छी तरीके से जानकारी नहीं हो सकती है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, चाहे जानकारी हो चाहे ना हो, पर इतिहास लिखने की शुरुआत तो इन्होंने कर दी। ठीक है, और इन्होंने कर दी तो भारत के विद्वानों ने क्या कर दिया, फिर सही ढंग से उसको प्रस्तुत कर लिया, यानी कि लिख लिया। तो सबसे पहले चलते हैं गार्सा द तासी पर, जिन्होंने इतिहास लिखना शुरू किया हिंदी भाषा का। तो पहले जो विद्वान है इसमें लिखेंगे गार्सा द तासी। गार्सा द तासी। यहाँ कोष्ट में लिख लेंगे फ्रेंच विद्वान, यानी ये कहाँ के थे तो आपको पता होना चाहिए, फ्रेंच के थे। फ्रेंच विद्वान, फ्रांस के थे, फ्रेंच विद्वान कर लीजिए। ठीक है, रचना इनकी क्या है, कौन सा इतिहास ग्रंथ इन्होंने लिखा था, तो इनकी जो रचना है इस्तवार
इतवार, दला, लिटरेट्यूर, लिटरेट्यूर, एंदुई, एंदुई, ऐसे लिखिए, एंदुई लिखिए, एंदुई, ए हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। ठीक है, इन्होंने लिखा इस्तवार, दौला, लिटरेचर, लिटरेट्यूर, एंदुई, ए हिंदुस्तानी। अगर इसका हिंदी अर्थ भी नीचे लिख सकते हैं। ये फ्रेंच भाषा में है, किसमें है? फ्रेंच भाषा में। तो इसका हिंदी अर्थ भी लिख सकते हैं, हिंदुस्तानी एवं हिंदुस्तानी एवं हिंदुई, हिंदुस्तानी एवं हिंदुई साहित्य का इतिहास। अगर हिंदी में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, हिंदी अर्थ इसका हो गया हिंदुस्तानी एवं हिंदुई साहित्य का इतिहास। तो आपको ये जानने की जरूरत नहीं है, ज्यादा फोकस आपको यहाँ करना है। तो ये पूछा जाएगा, हिंदी अर्थ नहीं पूछा जाएगा उसका। ठीक है, हाँ, इसके शब्दों का अर्थ पूछ सकता है कि ये हिंदुई किसके लिए आया, हिंदुस्तानी किसके लिए आया। ठीक है, तो लिखेंगे ये जो हिंदुई है कौन, ये हिंदुई, जो हिंदुई है ये हिंदुई के लिए आया है। कौन है? इसके लिए। तो इसका शब्द लिख लीजिए, इस शब्द को लिखिए। कभी कभी पूछेगा हिंदुई का मतलब क्या होता है। हिंदुई का मतलब होता है, हिंदुई लिखिए, और एरो दे दीजिए और इसी को क्या कर दीजिए, हिंदुई लिख दीजिए, ताकि आपको पता रहे कि ये हिंदुई मतलब हिंदुई है। ठीक है, हिंदुई मतलब क्या है, हिंदुई है। और एरो लिखिए और लिख लीजिए तत्सम शब्द प्रधान हिंदी। इसका मतलब क्या है, ये हिंदी के लिए आया है। ये शब्द किसके लिए आया है? इनके ग्रंथ में पूछता है कि हिंदुई का मतलब क्या है, तो ये समझ लीजिए हिंदी से मतलब है इसका। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए, आगे एरो के आगे लिखिए तत्सम प्रधान, तत्सम प्रधान हिंदी। तत्सम शब्द भी लिख लीजिए, शब्द छूट रहा है, तत्सम शब्द प्रधान, ऐसा सही रहेगा। इसको कट करिए, तत्सम शब्द प्रधान हिंदी। तत्सम शब्द प्रधान हिंदी, अर्थात हिंदुई का मतलब है हिंदी से। ठीक है, हिंदी से, जिसमें उर्दू फारसी के शब्द न रहे, तत्सम शब्द ज्यादा रहे, यानी संस्कृत के शब्द क्या रहे, थोड़ा ज्यादा रहे, तो हिंदुई उसको कहे हैं। अब दूसरा हिंदुस्तानी को देखिए, हिंदुस्तानी, इसके लिए लिखिए ऐसे ही लिखिए जैसे इसको लिखे हैं, हिंदुस्तानी लिखिए और इसके आगे एरो करके लिखेंगे हिंदुस्तानी। क्या लिखेंगे? हिंदुस्तानी, ये वाला शब्द इसी के आगे लिख दीजिए हिंदुस्तानी। ठीक है, हिंदुस्तानी। और इसको भी एरो करके ऐसे लिखिए। इसका मतलब क्या होगा,
इसमें उर्दू फारसी के शब्द आएगा। तो लिखेंगे अरबी फारसी शब्द, अरबी फारसी शब्द प्रधान भाषा। क्या लिखेंगे? अरबी फारसी शब्द प्रधान भाषा या आबलिक करके लिख लीजिए, आबलिक मुसलमानों की भाषा। ठीक है, मुसलमानों की भाषा। तो देखिए ये उर्दू, इसका मतलब कि जो ये हिंदुस्तानी आया है, ये हिंदुस्तानी जो आया है, थोड़ा कलर हम बदल लेते हैं। ये जो हिंदुस्तानी आया है, यह उर्दू शब्द के लिए आया है, उर्दू भाषा के लिए आया है। ठीक है, यानी अरबी फारसी जिस हिंदी भाषा में उर्दू फारसी के शब्द ज्यादा हैं, ठीक है, उसके लिए आया है हिंदुस्तानी, उस भाषा के लिए। और हिंदुई किसके लिए आया है? ये वाला। तो ये आया है जिस बोली में या जिस भाषा में संस्कृत के शब्द ज्यादा हैं, तो उसके लिए उन्होंने हिंदुई शब्द का प्रयोग किया। और जिसमें उर्दू फारसी के शब्द ज्यादा है, उसके लिए हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। तो पूछ लेता है इनके ग्रंथ में, इतिहास ग्रंथ में हिंदुई शब्द किसके लिए आया है? तो तत्सम प्रधान हिंदी के लिए। ठीक है, तत्सम शब्द प्रधान हिंदी के लिए। और हिंदुस्तानी किसके लिए आया? तो उर्दू फारसी या अरबी फारसी प्रधान भाषा के लिए। ठीक है, तो जिसमें अरबी फारसी के शब्द क्या होंगे? ज्यादा होंगे। नीचे लिखेंगे इसके भाग लिखेंगे। कितने भाग हैं इसके? तो भाग की अगर बात करें तो 2 भागों में प्रकाशित। 2 भागों में प्रकाशित। 2 भागों में प्रकाशित है। भाग की अगर बात करें तो 2 भागों में प्रकाशित है। प्रथम, और 2 संस्करण भी इसका है, ये भी ध्यान रखेंगे। 2 संस्करण भी है। प्रथम संस्करण जब ये ग्रंथ पहली बार आया तो 2 भागों में बट करके आया था। तो इसका जो पहला भाग है, यानी कि प्रथम भाग, जो प्रथम भाग है ये आया 1839। जब आपसे पूछा जाएगा कि गाथा तासी का इस्तवार दलाल इतरत्तर हिंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ कब आया, कब प्रकाशित हुआ, तो आपको यही डेट बताना है। ठीक है, इसका जो दूसरा भाग आया, जब पूछे कि दूसरा भाग, प्रथम भाग और दूसरा यानी कि द्वितीय भाग, तो जो द्वितीय भाग है 1847 ईस्वी में। तो जब पूछेगा कि दूसरा भाग कब आया, जब पूछे कि हिंदी इस्तवार दलाल इतरत्तर हिंदुई हिंदुस्तानी का दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ, तब आपको बताना 1847। नहीं तो ऐसे पूछेगा तो आपको 1839 ही बता देना है। ठीक है, इसका दूसरा संस्करण भी आया एक बार। ठीक है, द्वितीय संस्करण का मतलब होता है इसको सुधार करके फिर से क्या कर दिया, फिर से प्रकाशित कराया गया। इसी इतिहास ग्रंथ को फिर से सुधार करके, उसमें जो कुछ त्रुटियां रही होंगी उसको सुधार करके फिर से प्रकाशित कराया गया।
तो उसी को द्वितीय संस्करण कह देते हैं। तो ये भी 2 भाग में ही आया, ठीक है, नहीं 2 भाग में नहीं, ये जो द्वितीय संस्करण है जब सुधार दिया गया तो इसको 3 भागों में बांटा गया था, ये ध्यान रखना। कब? 3 भाग में। तो ये देखिए प्रथम भाग और द्वितीय भाग तो पहले ही लिखे गए थे, इसमें सुधारना था तो इन दोनों को प्रकाशित डायरेक्ट कर दिया गया, ठीक है। प्रथम और प्लस द्वितीय, यानी प्रथम भाग और द्वितीय भाग एक साथ आए। कब आए? तो एक 1800 कब आए? तो 1870 ईस्वी में। जो द्वितीय संस्करण है, द्वितीय संस्करण का पहला भाग और दूसरा भाग ये पहले ही लिखे जा चुके थे, प्रथम संस्करण में ही लिखे गए हैं ना ये, तो इसमें कुछ सुधारना था तो ये क्या हो गए, ये 1870 में ही आ गए दूसरे संस्करण में। लेकिन जो इसका तीसरा संस्करण है, सॉरी तीसरा जो भाग है, जो तीसरा भाग है ये 1871 में आता है। कब आता है? 1871 में। तो ऐसे आप बना लीजिए कि इसके भाग कितने हैं, तो 2 भागों में प्रकाशित हुए, एरो बनाइए। और इसका जो प्रथम संस्करण है वो 2 भागों में आया था, प्रथम भाग और द्वितीय भाग। फिर इसका जो द्वितीय संस्करण है वो 3 भागों में आया, ठीक है, कितने भागों में? 3 भागों में। तो पहला भाग और दूसरा भाग 1870 में आ गया और जो तीसरा भाग है वो 1871 में इसका आया, ठीक है। तो जब पूछेगा द्वितीय संस्करण कब आया तो 1871 बता देंगे, ठीक है। 70 रहेगा तो 70, पहले 71 बताएंगे, नहीं रहेगा तो फिर 70 भी बता देंगे, ठीक है। 70 इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है, 70 डेट इसलिए महत्वपूर्ण नहीं होता है द्वितीय संस्करण के लिए क्योंकि ये पहले ही लिखा जा चुका है, ठीक है। ये प्रथम संस्करण में ही ये दोनों भाग लिखे जा चुके थे, इसमें बस सुधारा गया है, यही नया है। ये क्या है? नया आया, यानी तीसरा भाग ही क्या है? नया है। तो इसलिए इसी का डेट हम बताते हैं, जब पूछता है द्वितीय संस्करण तो हम इसी का डेट बताते हैं 1871, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर 1870 भी बता सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप लिस्ट बना लीजिए। अब ये कहाँ से प्रकाशित हुई, ठीक है, बात अब इसकी आती है कि ये प्रकाशित कहाँ से हुई। तो इसके लिए लिखेंगे प्रकाशक संस्था। प्रकाशक संस्था, यानी इसकी प्रकाशक संस्था कौन है? जो प्रकाशक संस्था है, ठीक है, ये पेरिस की एक संस्था है और नाम इसका याद नहीं आ रहा है, अभी छोड़ दीजिए, हम कल बताएंगे, ठीक है। तो जो प्रकाशक संस्था है वो फ्रांस में ही प्रकाशित हुई थी, पेरिस में, ठीक है। तो उसका क्लियर नहीं है, नाम आ रहा है, आगे लिखिए, छोड़ दीजिए वो एक प्रकाशक संस्था लिखने के लिए इसकी कुछ विशेषताएं लिख लीजिए। इसकी क्या विशेषताएं हैं उसे लिखिए। इसकी विशेषताएं यानी ये जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता इसकी लिखिए, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। ये क्या है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। जब आपसे प्रश्न बने कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन है तो आपको बताना है गार्था द ताप्ती का ईश्वर दला लिटरेचर एंदुई एंदुस्तानी। तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है, ये इसकी विशेषता है। पहली विशेषता हो गई, यानी हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ। जो दूसरी इसकी विशेषता होगी, ये जो इतिहास ग्रंथ है इसकी दूसरी की विशेषता होगी कि ये वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखी गई है। तो ये भी लिखिए, वर्णानुक्रम पद्धति
में रचित है या लिखित है या लिखा गया है। तो वर्णानुक्रम पद्धति में रचित है, ये दूसरी इसकी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता इसकी क्या होगी, इसमें जो है प्रथम कवि अंगद और अंतिम कवि हेमंत को माना है। हेमंत को माना है। तो प्रथम कवि अंगद और अंतिम कवि हेमंत को माना है। ठीक है। चौथी इसकी विशेषता क्या है, जो चौथी विशेषता है कुल रचनाकार। कुल रचनाकार मतलब कुल कवि, कुल रचनाकार कहिए चाहे कुल कवि कह लीजिए। तो कुल रचनाकार या कुल कवि कितने हैं, 738। 738 ध्यान दीजिएगा, 738 कुल रचनाकार या कुल कवि 738 है इस ग्रंथ में। ठीक है। और कोष्ठ में लिख लीजिए, कोष्ठ में करके लिख लीजिए 72 हिंदी के, 72 हिंदी के। ठीक है। कामा 142 किसके, अपभ्रंश के। 142 किसके, अपभ्रंश के। ठीक है। यहां लिख देता हूं 142 अपभ्रंश। तो 142 किसके हैं, अपभ्रंश के हैं। और शेष और शेष जो हैं उर्दू फारसी अरबी, उर्दू फारसी अरबी, यानी और जो बच रहे हैं वो उर्दू फारसी अरबी के हैं। ठीक है। तो कितने, 72 हिंदी के माने। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि गाथा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के कितने कवियों का वर्णन किया है, तो आपको बताना है 72। ठीक है। कुल कितने कवियों का वर्णन किए हैं, तो 738 कवि। बात समझ में आया। पांचवी इसकी जो विशेषता है उसे देखेंगे। जो पांचवी विशेषता है, हिंदी के प्रथम कवि पर विचार नहीं किया है। अभी आप सोचेंगे कि अभी तो लिखे हैं प्रथम कवि अंगद है, तो कहने का मतलब कि वो वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखे हैं। पहले लिख लीजिए तब बताते हैं। हिंदी के प्रथम कवि पर विचार नहीं किया है। ठीक है। हिंदी के प्रथम कवि पर विचार नहीं किया है और न ही काल विभाजन पर ही कोई विचार किया, और न ही काल विभाजन पर कोई विचार किया। तो कहने का मतलब कि न तो काल विभाजन पर विचार किए और न हिंदी के प्रथम कवि के ऊपर। यहाँ जो आपने लिखा अभी कि प्रथम कवि अंगद और अंतिम कवि हेमंत, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि ये हिंदी का प्रथम कवि है। उन्होंने तो वर्णमाला के आधार पर चले हैं। तो पहला कवि जो उनके ग्रंथ में मिलता है वो अंगद मिलता है। बात समझ गए। वो हिंदी का है कि किसका है ये बात फिक्स नहीं है, कि वो उर्दू का है कि अपभ्रंश का है कि वो किसका है बस। लेकिन सीरियल नंबर में पहला नंबर जो आता है वो अंगद का आता है और अंतिम जो आता है वो हेमंत आते हैं। बात समझ में आया आप लोगों को। जो आपने हाँ, जी सर। लिखा
हाँ, उन्होंने वर्णमाला के आधार पर पहला जो है उनका अंगद हो जाता है और लास्ट वाला हेमंत। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये हिंदी के पहले कवि हैं या हिंदी के दूसरे कवि हैं, ऐसे इस पर जिक्र नहीं किया। और न ही उन्होंने विभाजन किया, ठीक है, काल विभाजन की मतलब ये इस युग के हो गए, ये इस युग के हो गए, ऐसे भी उन्होंने कुछ नहीं किया है। ठीक है, अगला देखेंगे 6 नंबर का। 6 नंबर पर शुक्ल जी ने इसे वृत्त संग्रह कहा है। शुक्ल जी ने इसे क्या कहा? वृत्त संग्रह, या कभी भी लिख सकते हैं, कवि वृत्त संग्रह या वृत्त संग्रह। ठीक है, अगर ऐसे लिख दे कि कवि वृत्त संग्रह तो भी बात सही है। ठीक है, कवि वृत्त संग्रह या फिर वृत्त संग्रह, ठीक है, बात एक ही है। चलिए, इसका इस इतिहास ग्रंथ का कुछ लोगों ने अनुवाद भी किया है, तो उनको देखते हैं कौन कौन है जो अनुवाद किए। तो हेडिंग लिखेंगे अनुवाद। किसने इसका अनुवाद किया? तो अनुवाद 2 लोगों ने किया। तो पहले लिखिए, पहले किसने किया? मौलवी करीमुद्दीन। मौलवी करीमुद्दीन इन्होंने अनुवाद किया। ठीक है, और 2 नामों से किया। 2 नामों से मतलब एक बार कहने का मतलब एक बार वो इतिहास ग्रंथ लिखे, उसका अनुवाद किए, फिर उसका दूसरा संस्करण भी निकाला। ठीक है, तो इस टाइप से आप बनाएंगे प्रथम संस्करण। एक मिनट, थोड़ा मैं इसको ऊपर लिखता हूं। चलिए, यहां देखेंगे मौलवी करीमुद्दीन, इन्होंने इतिहास ग्रंथ जो है 2 संस्करण में प्रदर्शित किया। 2 संस्करण में। तो यहां लिखेंगे प्रथम संस्करण। प्रथम संस्करण, ठीक है, और यहां लिखेंगे द्वितीय संस्करण। उसी का अनुवाद है, किसका? जो गार्था दत्तासी ने लिखा है उसी का अनुवाद है ये। ठीक है, कोई अलग से नहीं है। प्रथम संस्करण का जो प्रथम संस्करण में जो इतिहास ग्रंथ लिखे थे उसका नाम था तवकात शसुअरा हिंदी। देखिए, उन्होंने अनुवाद किया। कौन? मौलवी करमुद्दीन है। ठीक है, मौलवी करमुद्दीन ने जो है अनुवाद किया। प्रथम संस्करण में इसका नाम था, प्रथम संस्करण में इसका क्या नाम था? तो प्रथम संस्करण में इसका नाम है तवकात ससुअरा हिंदी। ठीक है, और जब दूसरा संस्करण जब उन्होंने प्रस्तुत किया तो इसका नाम लिखा तज़किरा ई सुअराई
स्वराई हिंदी। ठीक है, मैं इसको नीचे लिख देता हूं, हिंदी। तो इन्होंने क्या लिखा, तजकिराई स्वराई हिंदी। तो अब समझ सकते हैं, यानी प्रथम संस्करण और द्वितीय संस्करण। आपको ज्यादा ये वाला याद रखना है। कौन वाला? तो ये वाला, ये वाला। ठीक है, यही ज्यादा आता है आपको, क्योंकि ये जो है द्वितीय संस्करण है, सुधार करके आया है। ठीक है, तो पहले ये था, फिर इसी को सुधार दिया गया, तो फिर ये नाम हो गया। तो यही नाम आपसे बार बार पूछता है, तजकिराई स्वराई हिंदी। ठीक है, अब इसमें लिखिए, इसमें कुल रचनाकार। अब इसमें जो इन्होंने अनुवाद किया, तो इसमें रचनाकारों की संख्या कुछ बढ़ा दिया। ठीक है, तो कुल रचनाकार या कुल कवि, कुल रचनाकार या कवि भी लिख सकते हैं। तो ये कितने कर दिए? 1004 कर दिए। कितने कर दिए? 1004। और वो कितने थे? 738 बताए थे, इन्होंने संख्या बढ़ा दिया, 1004 बताया। ठीक है, और इसमें कोष्टक में करके लिखिएगा 62 हिंदी के। वो 72 हिंदी के बताए थे, लेकिन इन्होंने 62 बता दिया और कम बता दिया। 62 हिंदी के। ठीक है, और शेष, शेष नहीं, अब लिख लीजिए ऐसे 372। 372 जो है इन्होंने, 372 जो है अपभ्रंश के। ठीक है, किसके? अपभ्रंश के। 372 जो है अपभ्रंश के, और शेष जो है उर्दू, फारसी, अरबी। ठीक है, और शेष किसके हो गए? तो उर्दू के हो गए। और ये इनका जो इतिहास ग्रंथ है, इनका जो ये इतिहास ग्रंथ है, इसकी भाषा क्या है? तो इसकी भाषा लिख सकते हैं उर्दू भाषा। किस भाषा में है? उर्दू भाषा में। ठीक है, उर्दू भाषा में। कभी कभी अगर उर्दू भाषा नहीं है तो फारसी भी आंसर देगा, तो वो भी सही है। ठीक है, फारसी। उर्दू भाषा आप लिख करके लिख दीजिए फारसी। तो फारसी कहे तो भी सही है, उर्दू भाषा कहे तो भी सही है। ठीक है, दोनों लिख लीजिएगा। दोनों में से कोई अगर विकल्प में रहेगा, अगर पूछ ले कि ये किस भाषा में लिखी गई है, तो अगर उर्दू भाषा लिखा है तो उसे भी लगा देंगे, नहीं लिखा है तो फिर फारसी में लगा देंगे। ठीक है, और इनके लिए इनकी भाषा लिख लीजिए। इनकी भी भाषा लिखना होगा ना, नहीं लिखे होंगे? इश्तवार दलाल 73 हिंदुई हिंदुस्तानी के जो कहाँ है, तो इसकी भी भाषा लिख लीजिए। ये जो है फ्रेंच भाषा में। ठीक है, इश्तवार दलाल 73 हिंदुई हिंदुस्तानी। ठीक है, इसके लिए लिख लीजिए फ्रेंच भाषा में। क्वेश्चन में वहीं पे लिख दीजिए, इसी इतिहास ग्रंथ के आगे लिख लीजिए फ्रेंच भाषा में। ठीक है, फ्रेंच भाषा में। चलिए आगे जो दूसरा आते हैं, दूसरा जो अनुवाद किया दूसरे नंबर पर, लक्ष्मी सागर वासड़े। लक्ष्मी सागर वासड़े, ये आधुनिक युग के हैं। ठीक है, ये लिखा गया 1952 ईस्वी में, मतलब इन्होंने अनुवाद किया लक्ष्मी सागर वासड़े। तो इनका जो इतिहास ग्रंथ जिन्होंने हिंदी अनुवाद किया, तो उसका नाम क्या रखे थे, ये देख लीजिए, हिंदुई। उसी का अनुवाद है ये, हिंदुई साहित्य का
इतिहास। उन्होंने हिंदुस्तानी को हटा दिया है, ठीक है, खाली हिंदुई से हिंदुई होता है ना, तो उसी को बस इन्होंने रखा है, हिंदुई साहित्य का इतिहास। और कब ये लिखा गया था? 1952 ईस्वी में, ठीक है। और लिखा तो हिंदी भाषा में जाएगा, क्योंकि ये हिंदी के है ना, तो अब इसमें उर्दू फारसी की तो संभावना ही नहीं है। यहाँ लिखेंगे कुल रचनाकार, कुल रचनाकार या कुल कवि। इन्होंने कवियों की संख्या कितना बताया? तो इसको लिखेंगे 358। कुल बताएं कितने? 358। और हिंदी के 220। इसमें से हिंदी के कितने हैं? तो 220, ठीक है। तो 220 बताया कि 220 हिंदी के हैं, यानी कि गाथा साथी झूठ बोल रहे हैं कि कितने हैं? 57 कह रहे हैं, 72 हैं। झूठ बोल रहे हैं कि 72 है कितने? 220, ठीक है। टाइम भी देखेंगे आप लोग। जी सर, हो गया है टाइम। हाँ, तो इतना ही रहने देंगे आज, ठीक है। कल शिव सिंह सिंगर को देखेंगे। समझ में है? कितना पेज हुआ है आज? सर 6 पेज हो गया है। कोई बात नहीं है, हम लोग स्पीड में रहेंगे, पकड़ लेंगे, कवर कर लेंगे जल्दी से। हम सोचे ज्यादा समय ना लगे, कम से कम समय में हम लोग कवर कर लें, ठीक है। तो चलिए आज जो है हम लोग, हाँ आज जो हम, और आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट, गुड नाइट।